नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश सीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ये 5th लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। 4th लेक्चर में भी हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम यानी ये पारिस्थितिकी प्रणाली के कुछ ड्राइवर्स को डिस्कस किया था। तो देखते हैं अभी हमारे और कौन से ड्राइवर बचे हुए हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग ने पिछले लेक्चर में 4th लेक्चर में प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो को डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके अपने 5th लेक्चर में डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन और इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का जो तीसरा हमारा ड्राइवर है वो है अपघटन। ये 6 क्या कहते हैं जो ड्राइवर्स तो हमने बताया आपको, ये सब मिलके इकोसिस्टम को ड्राइव करते हैं यानी कि चलाते हैं। तो इनमें से 2 डिस्कस कर चुके थे, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा है अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन। मृत पौधों और जानवरों के जटिल कार्बनिक यौगिकों को जब सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे CO2, जल और अन्य पोषक तत्वों में तोड़ना ही अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो भी डेड सेल्स हैं, चाहे वो पौधों के हों चाहे वो जानवरों के हों, ठीक है, उनके जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक यौगिकों में तोड़ देना, जैसे CO2, जल और अन्य पोषक तत्वों में, वही अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया अपघटनकर्ताओं द्वारा जैसे कि कवक, जीवाणु, केंचुआ, इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, और अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकृति द्वारा संभव होती है। यानी कि ये जो कहते हैं प्रोसेस होता है, ये क्या कहते हैं भौतिक और रासायनिक दोनों द्वारा संभव होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया दोनों द्वारा होती है, चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक हो। और ये कौन से लोग करते हैं, जैसे कि कवक, जीवाणु, केंचुआ आदि, इनके द्वारा ये प्रक्रिया अपघटन की क्रिया होती है। ये हमारा तीसरा ड्राइवर था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डेड सेल और जानवरों के जटिल कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिकों को अकार्बनिक सरल यानी इनऑर्गेनिक जैसे CO2, जल और अन्य पोषक तत्वों में तोड़ने को ही अपघटन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें है अपघटन के चरण। अब इसमें कौन कौन सा है, इसमें ये दोस्तों याद रखिएगा कौन सा चरण किसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, जिसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। मृत कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे तत्वों में तोड़ने को क्या कहते हैं, अपघटकों द्वारा, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म। उन छोटे पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन करके अकार्बनिक पदार्थों में बदलना अपचय कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को वो छोटे पदार्थों को रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है ना, रासायनिक क्या कहते हैं, रिएक्शन द्वारा अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही हम कैटाबॉलिज्म या अपचय कहते हैं। फिर आता है निच्छालन यानी कि लीचिंग। वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के नीचे परतों में रिस के चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग यानी कि निच्छालन। ये दोस्तों प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप कि किस कितने क्या कहते हैं अपघटन के चरण कौन कौन से, जिसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा अपचय, तीसरा निच्छालन हमने पढ़ा, और चौथा है ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें अपघटन की इस प्रक्रिया में मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को अपघटित करके उन्हें उपजाऊ मिट्टी की उर्वरता और नमी धारण करने की क्षमता और पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है। इसे हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस कर देना, आप बहुत आपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, प्रोसेस साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, जिसमें डेड सेल्स द्वारा, है ना, अपघटन करने के बाद अपघटकों द्वारा अपघटन करके मिट्टी सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों और जानवरों के अवशेषों को अपघटित करके उस मिट्टी को उपजाऊ कर देते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, उनमें नमी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उसके पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों ह्यूमिफिकेशन। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सारी याद रखनी पड़ेंगी। और फिर आखिरी और होता है, इन सारे प्रोसेस के बाद खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन हो जाता है, जब सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, पानी, खनिज के बनने की ही जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन। तो दोस्तों, ये हमारे अपघटन के चरण हैं, जिसमें 5 चीजें हैं। इसमें है विखंडन, अपचयन, निच्छालन, ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण। ये जो 5 प्रोसेस इसको याद जरूर रखिएगा, अपघटन के ये चरण है। ठीक है,
अब आइए देखते हैं अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। देखिए इसमें पहला कौन सा है? पहला है अपरद यानी कि डेट्रिटस। ये रासायनिक प्रकृति होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें अपघटन की गति इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थ किस चीज से बना हुआ है। अब देखिए देखो तो सबसे पहली बात है जो डेट्रिटस है, अपरदक, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसकी प्रकृति जो है वो रासायनिक है। ये इस पे डिपेंड करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का जो अपरदक डिकम्पोजिशन होगा दोस्तों बहुत सालों में होता है, ठीक है ना। कोई अगर अगर कोई पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो क्या कहते हैं उसको बहुत समय लगता है। जैसे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। ये जो बायोडिग्रेडेबल क्या कहते हैं पदार्थ है वो जल्दी हो जाते हैं, जैसे कपड़ा है या टेक्सटाइल्स है, इन सब चीजें हैं तो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है और इसको होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक क्या कहते हैं प्रकृति होती है डेट्रिटस, इसलिए इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थ किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हैं जो इनको क्या कहते हैं फैक्टर जो प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे डिकम्पोजिशन को। दूसरा क्या है? तापमान यानी कि टेम्परेचर। देखिए जो 25 डिग्री सेल्सियस का जो आसपास का तापमान रहता है तो बहुत ही संतुलित तापमान होता है डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसके लिए एक ये रासायनिक प्रकृति होती है जिसे डेट्रिटस कहते हैं, वो इस डिपेंड पे करता है कि पदार्थ किस चीज से बना है। और दूसरा है टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री के आसपास का होना चाहिए जिससे कि आपके तापमान संतुलित होता है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तीसरा फैक्टर देखिए क्या है? नमी, मॉइस्चर होगा तो दोस्तों वो भी बहुत होता है। पर्याप्त नमी गति को तेज वो और उसकी कमी उस प्रोसेस को बाधित करती है, ठीक है। ये सब फैक्टर से दोस्तों याद रखिए किस तरह काम करते हैं। अगर पर्याप्त नमी है तो गति को सही रखेगी, तेज रखेगी, अगर कम है तो उस प्रोसेस को बाधित करेगी यानी कि स्लो कर देगी। फिर चौथा है वातन यानी एरेशन, एरोबिक प्रोसेस, क्योंकि अपघटन एक ऑलरेडी ऑक्सीजन खपत वाली प्रक्रिया है, ठीक है। एरोबिक प्रोसेस है इसलिए इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, ठीक है। पांचवा है मृदा पृष्ठ सॉइल पीएच यानी कि सॉइल का पीएच, अम्लता और क्षारीयता। अगर किसी मृदा की अम्लता और क्षारीयता एक महत्वपूर्ण कारक होता है डिकम्पोजिशन में। अम्लता मिट्टी में गति में मंद होती है, ठीक है। ये अम्लता जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस मंद होता है यानी कि स्लो होता है, और क्षारीय मिट्टी में तेज गति से होता है। और जो उपयुक्त लेवल है, पीएच लेवल मिट्टी का, वो 6.2 से दोस्तों 7 के बीच में होना चाहिए मिट्टी का। तब जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पूरा डिकम्पोजिशन पढ़ा, उसके क्या कहते हैं किस तरीके से उसके जो चरण है ना, ये उसको अपघटन के चरण को हमने पढ़ा। उसके बाद डिकम्पोजिशन को समझा और डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स जिसके ये इसको प्रभावित करते हैं उनको हमने पढ़ा। अब देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आता है कि अपर डेप्टिव वोस अपघटन करता डिकम्पोजिशन, इन दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी मालूम होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे वर्ड को यूज कर लेते हैं, आप दोनों में को डिफरेंस नहीं कर पाते और आप गलत आंसर को टिक कर देते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले एक चीज होती है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर एक जनरल टर्म है, ठीक है ना, जिसे अपघटन करता कहते हैं। और जो डेप्टिव वोर्स है ये उनमें से एक है, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी किसी लेक्चर में याद नहीं, शायद थर्ड लेक्चर मैंने आपको ये चीज समझाई थी। आज इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार फिर से कर लीजिए दोनों डिफरेंस, जिससे कि आगे आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैंने जैसे बताया कि अपघटन करता एक ये जनरल टर्म है और अब जो डेप्टिव वोर्स है वो इसी का एक टाइप है, ठीक है। लेकिन दोनों में तब भी एक डिफरेंस होता है, दोनों के प्रोसेस अलग होते हैं। अब देखिए क्या क्या इसमें कहते हैं डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो क्या है, ये जो डेट्रीवोस होता है ये मृत कार्बनिक पदार्थों के अपरत को भौतिक रूप से खाकर चबाकर छोटे टुकड़ों में कर देता है। यानी कि वो उसको काटता है छोटे छोटे टुकड़ों में कहते हैं विभाजित करता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा भी था। और जो ये होता है डेट्री कहते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ये मृत पदार्थों में एंजाइम छोड़ते हैं, यानी कि इन्हें रासायनिक रूप से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। देखिए दोनों डिफरेंस है। ये डिकम्पोजर्स है जो क्या करता है, ये रासायनिक क्या कहते हैं रूप से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है, और ये भौतिक रूप से आकार को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो डेक्टिवोर्स और अपघटनकर्ता में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, इनके द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को विखंडन फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। मैंने बताया जैसे कि अभी बताया था, देखिए फ्रेगमेंटेशन ही आ गया। और इसके द्वारा की जाने प्रक्रिया को अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है।
फिर है कि ये भोजन को अपने शरीर के अंदर पचाते हैं, यानी कि जैसे केचुआ है वो भोजन को खा लेता है, उसके बाद उसके जो अपशिष्ट को निकालता है, वो उसको पचाने के बाद उस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। और ये शरीर के बाहर बाहर को उसकी पाचन द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कवक है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं कि उसको उसके ऊपर लगते हैं, मतलब अंदर उसको खाते नहीं है, उसके ऊपर लग के उस चीज को डिकम्पोज करते हैं। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े मिट्टी में छोड़ते हैं, मतलब तोड़ने के बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना, डेटिवोस का काम है। और ये कार्बनिक पदार्थों को सीधे खनिजों और पोषक तत्वों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये क्या कहते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये उसमें लग के करते हैं और ये क्या कहते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कहते हैं, तोड़ते हैं। मैंने बताया, अब देखिए इसका डिफरेंस भी मैंने अर्थवर्म, केचुआ, दीमक, कुछ छोटे कीड़े, यहाँ जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक, ठीक है दोस्तों। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस हो गया, इसमें डेक्टिवोर्स में और डिकम्पोजिशन में। इस चीज को दोस्तों ध्यान जरूर रखिएगा, अपघटन करता है यानी डिकम्पोजर दोनों है, लेकिन ये एक जनरल टर्म है, और जो ये अपघटन करता है जनरल टर्म है, जो डेक्टिवोर्स है वो इसका वन ऑफ टाइप है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में आ जाती हैं और क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। आइए देखें इसके बाद क्या है, अब हमारा फोर्थ ड्राइवर। देखिए आपने हमने सारे ड्राइवर्स में पढ़े थे, ये प्रोडक्टिविटी हो गया, एनर्जी फ्लो हमने पिछले लेक्चर में किया था, डिकम्पोजिशन को भी कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके फोर्थ ड्राइवर को पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। आइए देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। देखिए एक पूरा प्रोसेस होता है किसी इकोसिस्टम में, है ना। इकोलॉजिकल का सक्सेशन होता है, जैसे कहाँ से क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं जो जीवन है, इकोसिस्टम स्टार्ट होता है किसी जगह पे, किसी विशेष क्षेत्र में, और फिर आखिरी तक जहाँ वो फुल तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो अनुक्रमण है, जो अनुक्रम है उसके डेवलप होने का, उसी को हम सीखते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है ये प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में, मैंने बोला किसी क्षेत्र की प्रजातियां की संरचना, चाहे पादप हो चाहे जंतु, पौधे हो या जंतु हो, समय के साथ धीरे धीरे एक क्रमिक दिशात्मक और अनुमानित रूप से बदल जाती है, ठीक। हमने बोला ना कि किसी विशेष क्षेत्र में बिल्कुल जीरो से, एकदम स्टार्ट से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी जीवन के लिए इकोसिस्टम में, और जाके एकदम अपने फुल डेवलपमेंट होता है लास्ट में जाके, उसको एक क्रमिक और दिशात्मक और अनुमानित रूप से जो धीरे धीरे समय लगता है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सेशन, ठीक है। अब देखिए सरल शब्दों में अगर इसे समझ लिया जाए तो ये एक बंजर क्षेत्र से एक पूर्ण विकसित जंगल बनने की यात्रा है। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में मैंने लिख दिया है। मैंने बोला ना मेरे नोट्स की यही खासियत है, आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीजें मिलेगी, बहुत ज्यादा थ्योरी को मैं इन्वॉल्व इसमें नहीं करता हूँ। तो देखिए एक चीज होगी, एक सरल परिभाषा आपको मिल गई कि एक बंजर क्षेत्र से एक पूर्ण विकसित जंगल बनाने की जो यात्रा है उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब अनुक्रमण की चार, ठीक है, देखिए क्या होता है अनुक्रमण के जो चरण है, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, इनमें से क्या क्या है। तो देखिए इसमें पहला है ए, पायनियर प्रजाति। अनुक्रमण की देखिए तीन तरह की इसमें प्रजातियां होती है जो इस पूरे सक्सेशन को डिफाइन करती हैं, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन पहले हम लोगों ने पढ़ी, क्या कहते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, फिर हम लोग अभी देख रहे हैं कि अनुक्रमण के चरण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इनमें से पहला है पायोनियर प्रजाति, यानी कि पायोनियर प्रजाति अभी क्या होती है, वो पहली प्रजाति लाइकेन या काई होती है जो किसी बंजर या निर्जीव क्षेत्र में पहले बसती है। मतलब किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई बंजर है, चट्टान है, और वहां पे कोई क्या कहते हैं, वहां पे कुछ अभी क्या कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ बिल्कुल है, जो वहां से स्टार्ट होता है, जो उस पूरे प्रोसेस को, इकोलॉजिकल तंत्र को बनाने में जो स्टार्ट लेती है शुरुआत से, समझिए ना। किसी भी इकोलॉजिकल क्या कहते हैं इकोसिस्टम में, जब वहां पे जो उस इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए, मतलब पूरे उसको डेवलप करने की जो पहली प्रजाति आती है, उसे हम कहते हैं पायोनियर प्रजाति, ठीक है। यानी कि वो पहली प्रजाति जो लाइकेन और इकाई एग्जाम्पल के रूप में जो किसी बंजर जीव क्षेत्र में पहले आके बसती है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है, वो हमारी कहलाती है पायोनियर प्रजाति। अब उसके बाद में फिर दूसरा एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं क्रमिक चरण, यानी कि सेरल स्टेज। ये पायोनियर और आखिरी में एक होती है चरम, चरम यानी क्लाइमेक्स स्टेज के बीच की अवस्था है, जो कि पायोनियर स्टेज के पूरे सिरे प्रतिस्थापित कर देती है और खुद भी प्रतिस्थापन हो जाती है। सिंपल शब्दों में समझेंगे, देखिए जैसे कि कोई भी एकदम अगर कोई नया क्षेत्र है, मान लीजिए कोई चट्टान है, वहां पे अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो पायनियर पहली प्रजाति आती है, तो उसके बाद वैसे लाइकेन और ये सब आते हैं, उसके बाद फिर उसको हटा के प्रस्तापित करके जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसे हम कभी कहते हैं सैरल स्टेज, तो वहां पर क्या होता है, उसको वहां पे हटा के लाइकेन को, फिर ये जहाँ छोटी छोटी घास, झाड़ियां, पौधे उगने लगते हैं, और वहां को उत्पादकता, उर्वरता, पोषक तत्व और जैव विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेकेंड स्टेज है दोस्तों
इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप है इसमें क्या है, जो चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये एक अंतिम और स्थिर अवस्था है, जैसे घना जंगल जो पर्यावरण के साथ संतुलन में रहता है, और ये पूर्ण विकसित स्टेज है, ठीक है। देखो तीनों को हम लोगों ने समझा। पायनियर प्रजाति होती है जहाँ भी कोई भी बंजर या निर्जीव क्षेत्र है वहां सबसे पहले आके वहां उसको बसाती है ना, यानी कि स्टार्ट लेता है। फिर दूसरा है क्रमिक चरण यानी कि स्टेज, जो कि सेरल स्टेज है, जो पायनियर और चरम के बीच की अवस्था है, ठीक है। वो वहां पे उसको हटाती है, प्रस्थापित होती है और बाद में खुद भी वहां से हटती है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी को आगे क्या कहते हैं बढ़ाती है, ठीक है, वहां के इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। इसमें छोटी घास झाड़ियां वो आते हैं, ठीक है। और ये लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, जो पायोनियर और जो और क्रमिक यानी सीरियस स्टेज है, ये बहुत डेवलप नहीं होती, ये डेवलप होने की स्टेज है, ये स्थिर नहीं होती है। लेकिन जो हमारी तीसरी समुदाय है, चरम समुदाय, ये एक पूरा अंतिम और स्थिर अवस्था होती है, जब पूरी तरीके से एक जंगल बन जाता है, पूरा स्थिर हो जाता है, डेवलप पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं चरण समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्या कहते हैं अनुक्रमण के चरणों के स्टेज ऑफ सक्सेशन इसमें से आ गया, ठीक है, इससे आपने पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने इसको डायग्राम के रूप में भी देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको समझिएगा। पेयर रॉक है, ठीक है। फिर वहां पे देखिए लिकेंस है, वहां धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ये अभी पहली चीज हो रही है, पायनियर स्पीसीज में ये सारे प्रोसेस हैं। और ग्रासलैंड फ्रीलैंड है, फिर जो इंटरमीडिएट है सैरल क्या कहते हैं, वहां पे ग्रासलैंड श्रब्स शेड और क्या सचे पाइन्स, ये डेवलप हुए, इसमें छोटे पौधे और पेड़ होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में जो कि स्थिर हो जाता है जाके, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं बोलते हैं सक्सेशन, वहां पे देखिए बड़े बड़े कहते हैं पेड़ और पूरा जंगल डेवलपमेंट हो गया। तो ये पूरा इसका चरण है, क्या कहते हैं डेवलपमेंट होने किसी इकोसिस्टम का। पहले बेयर रॉक आई, क्या कहते हैं पायोनियर में, फिर स्मॉल छोटे पौधे आए ग्रासलैंड में ना, फिर छोटे पौधे आए जिसमें सैरल हुआ, और आखिरी में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में सारी चीजें डेवलप हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है। अच्छा हाँ, अब देखिए इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, बेसिकली क्या होता है। तो इसमें देखिए एक पायनियर स्पीसीज है और एक क्लाइमैक्स स्पीसीज है। तो यहाँ किसी नग्न या बंजर क्षेत्र में बसने वाला जो पहला जैविक समुदाय है वो कहलाता है पायनियर स्पीसीज, ठीक है। ये अनुक्रमण और क्लाइमैक्स स्पीसीज क्या है, ये अनुक्रमण सक्सेशन की अंतिम और स्थिर अवस्था वाला जो समुदाय है वो हम कहते हैं क्लाइमैक्स स्पीसीज, ठीक है। तो दूसरा में क्या है, देखिए पायोनियर में जीव आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि लाइकेन और काई। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है जीव बड़े और जटिल होते हैं, जैसे बड़े पेड़ और घने जंगल, ठीक है। फिर पायोनियर का एक और है कि प्रजातियों की विविधता बहुत कम होती है, और लेकिन जब वो डेवलप्ड हो जाती है तो क्लाइमेक्स में, तो वहाँ प्रजातियों की विविधता और जटिलता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे जानवर आते हैं, बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे सब चीजें होती हैं, तो वहाँ की जटिलता बहुत बढ़ जाती है, कौन किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कौन किसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा टर्म आता है, ये अस्थिर होता है। मैंने बताया था पायनियर जो होती है वो अस्थिर होती है, अवस्था द्वारा बदल दिया जाता है, जैसे अगली अवस्था यानी कि सेरल क्या कहते हैं कम्युनिटी द्वारा बदल दिया जाता है। और ये जो होती है क्या कहते हैं क्लाइमैक्स सक्सेशन, ये अत्यधिक स्थिर होती है और पर्यावरण के साथ संतुलन में रहती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और प्रजनन करता है। ये धीरे-धीरे बढ़ता है लेकिन लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है? ये पोषक तो चक्र सरल होता है और बाहरी वातावरण पे निर्भर करता है। ये पोषक तत्व और जटिल चक्र अपघटन के माध्यम से कुशलतापूर्वक रिसाइकिल होता रहता है। ये छोटे-छोटे डिफरेंस है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लाइमेक्स स्पीशीज़ और पायोनियर स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा, पायोनियर प्रजाति, स्पीशीज़, सेरेल स्पीशीज़ और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है? यहाँ हमने इसके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए कि अनुक्रमण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सक्सेशन कौन-कौन सा है। अब टाइप ऑफ सक्सेशन में जो हमारा पहला है, ये है प्राथमिक अनुक्रमण यानी कि प्राइमरी सक्सेशन। ये उन क्षेत्रों में स्टार्ट होता है जहाँ पहले कभी कोई जीव नहीं होता है, कोई जीवन ही नहीं होता है। इस जैसे नए ठंडे हुए लावा, नग्न चट्टानें एवं नए बने तालाब और रेत के टीले। तो ये हमारा कौन जहाँ कुछ भी नहीं होता, जब पहला आके हमने बताया ना पायनियर स्टेज जहाँ पहले आती है, तो हमारा प्राथमिक सक्सेशन वो कहलाता है। ये सक्सेशन पायनियर स्पीशीज द्वारा शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया, और प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसको दोस्तों डेवलप करने में बहुत समय लग जाता है, जो होता है दोनों में डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ सॉइल फॉर्मेशन का होना बाकी होता है। सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती, मिट्टी नहीं होती, तो कैसे वहाँ पे डेवलप करेगा? ना उसे पोषण तत्व मिलेंगे, ना नमी मिलेगी, ना उसे पोषण चक्र साइकिल बनेगा, तो कैसे रिसाइकिल होगा और कैसे चीजों को डेवलप करेगा, ठीक है।
दूसरा देखिए आता है दोस्तों द्वितीयक अनुक्रमण यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन। ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले से जीवन था, लेकिन किसी आपदा जैसे आग, बाढ़, सूखा के कारण नष्ट हो गया। ठीक है? और ये अनुक्रमण तेजी से होता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी और पोषक तत्व पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। तो द्वितीयक अनुक्रमण का क्या हो गया कि यहाँ पे दोस्तों पहले से ही वहाँ मिट्टी थी, सब कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बाढ़ आ गई या कोई ऐसी कहते आपदा आ गई जिससे कि वो लोगों को वहां छोड़ के चले गए, पेड़ पौधे वहां के नष्ट हो गए, लेकिन वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सॉइल है, मिट्टी है, चीजें हैं, पोषक तत्व हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से उस चीज को दोबारा रिसाइकिल करते हैं, डेवलप करते हैं और ये जल्दी से होता है। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है बहुत तेजी से होता है, उसकी कंपैरिजन जिसके कि प्राइमरी के लिए अनुक्रमण प्रोसेस से शुरू होती है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत हजारों साल लग जाते हैं पत्थर से वहां पे सॉइल बनने में, एक लंबा प्रोसेस है तब ये जाके तैयार होता है। ठीक है? अब देखिए आइए इन दोनों में हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों डिफरेंस मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे किसी बात को, अगर आप डेफिनेशन से नहीं भी क्लियर हो पा रहे तो डिफरेंसेस से समझ लेंगे। ठीक है? देखिए प्राथमिक अनुक्रमण यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले कभी कोई जीवन या मिट्टी नहीं थी, मिट्टी का मेल ध्यान रखिएगा, जीवन और मिट्टी आपको याद रहेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले जीवन था और नष्ट हो गया, जीवन थी लेकिन मिट्टी बाद में बनेगी तो जल्दी उस चीज को रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है? वहां पे जो जीवन था वो नष्ट हो चुका था। मिट्टी अनुपस्थित होती है लेकिन लाइकेन जैसे जीव इसे बनाने में मदद करते हैं। मिट्टी और पोषक तत्व तो पहले से मौजूद होते हैं। बहुत धीमे हजारों साल लग जाते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो है, ये अपेक्षाकृत तेज होता है, कुछ दशकों में हो जाता है। ठीक है? लाइकेन और मांस जैसे चीजें यहाँ पे डेवलप होती है, शुरुआत में यहाँ पे घास, जंगल, फूल और पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है? ये सेकेंडरी हमारा बन जाता है। इसमें ज्वालामुखी फटना, ग्लेशियर के पीछे हटना, इस वजह से ये डेवलप होता है। ये जंगल की आग, बाढ़ या खेती छोड़ देना, इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होता है। और यहाँ पे ज्वालामुखी फट गया, वहां से कुछ नहीं, यहाँ जब क्या ज्वालामुखी होकर उसके लावा ठंडे हुए तो वहां पे पहले चट्टान आई, फिर चीजें बनी, फिर प्रोसेस हुआ, इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी सक्सेशन यहाँ डेवलप होता है। और ये फिर जंगल की आगे बाढ़ या उसके बाद खेती छोड़ देने पर जब दोबारा रिसाइकिल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है दोस्तों? तो देखिए इस तरीके से आपने आक्रमण के वो प्रकार भी पढ़ लिए, चरण भी पढ़े। पहला प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, इसमें हमने डिफरेंस को भी कवर कर लिया है। आइए अब देखते हैं क्या है पारिस्थितिक अनुक्रमण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है? देखिए क्या-क्या है। जैसे पहला है प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन समय के साथ। हाँ, समय के साथ धीरे-धीरे प्रजातियों की संरचना में डिफरेंस आता है। पहले एक कोशिकी फिर उसके बहुकोशिकीय फिर ऐसे-ऐसे डेवलप होके बड़े जानवर तक बनते हैं। लाइकेन से प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्रजातियों की विविधता में वृद्धि होती है। शुरुआत में बहुत कम होते, बाद में बहुत विविधता आती है। बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के पौधे, है ना? डिफरेंस चीजें आती हैं। बायोमास में वृद्धि थी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, विविधता पहुंच जाती है तो बायोमास में भी वृद्धि हो जाती है। बायोमास को डेफिनेशन आपको पढ़ाया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए बायोमास क्या है। ठीक है? फिर है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है ना? रिसाइकिल बहुत तेजी से होती है, आगे बढ़ती है। फिर है खाद्य श्रृंखला और में जटिलता। खाद्य श्रृंखला है क्योंकि अलग-अलग जानवर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहते हैं फूड क्या कहते हैं वेव होता है, उसमें कैसे जटिलताएँ आती हैं, छोटे एक दूसरे को कैसे क्या कहते हैं जो भोजन मिलता है, अलग-अलग क्या कहते हैं प्रोसेस से मिलता है, तो इस तरह की जटिलता आ जाती है, खाद्य श्रृंखला में जटिलता आती है, समुदाय स्थिति, ठीक है ना? स्थिति जो स्थिर होगा, यहाँ पे गलत लिखे स्थिति नहीं होगा, स्थिर होगा। ठीक है? इसको आप क्या कहते हैं सही कर लीजिए। जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, वो स्थिर हो जाती है, यानी कि संतुलित हो जाती है बिल्कुल। फिर आखिरी में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और इसलिए इकोसिस्टम पूरा वहाँ पे स्थिर हो जाता है। ठीक है? अब देखिए कि इसका बहुत अच्छा है, कहते हैं अनुक्रमण के क्रम। अब देखिए ये इसको याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था उसके चरण क्या किस तरीके से डिकम्पोजिशन, इसका भी एक चरण होता है, कैसे-कैसे होता है। देखिए सबसे पहले एक नग्न क्षेत्र होता है, न्यूट्रिशन, जहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। फिर होता है आक्रमण, इन्वेजन, यानी कि नई प्रजातियों का वहाँ पे आना, उस पे आके वहाँ पे इन्वेट करके वहाँ पे अपना समुदाय बनाना। फिर तीसरा है कॉम्पिटिशन, जब वहाँ पे कई समुदाय आते हैं तो आपस संसाधनों के लिए आपस में संघर्ष होता है। फिर चौथा है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, जीवों द्वारा अपने वातावरण में बदलाव, मतलब आपस में क्या कहते हैं वो बदलाव लाते हैं कि उनको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, उसके अपने अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं और इसको रिएक्शन देते हैं। ठीक है? फिर स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन, अंतिम स्थिर अवस्था होती है। ठीक है? तो दोस्तों ये पाँचों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँचों अनुक्रमण का क्रम सक्सेशन ऑर्डर, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। पहले कौन-सा है, बाद में कौन-सा है। इन चीज़ों को आपको पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर देखिए कुछ अदर टाइप के सक्सेशन है, जिसमें कि पहला है एलोजेनिक सक्सेशन। जब किसी इकोसिस्टम में
बदलाव बाहरी कारक या मीन्स भौतिक और अजैविक यानी एबायोटिक कारणों से बदलता है, उसे हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। भौतिक कारक से कैसे, नमी है ना, पानी, इन भौतिक कारक जैसे हवा, इन सब से जो कहते हैं हम बदलाव आता है बाहरी कारकों की वजह से, वो भी एबायोटिक होते हैं, सारे एबायोटिक कंपोनेंट, उनकी वजह से जो डिफरेंस आ जाता है उसे हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है ऑटोजेनिक सक्सेशन, जब जीव खुद अपने मीन्स बायोटिक कारणों से, मतलब जैसे कि जो क्या कहते हैं खाना खुद बनाते हैं, नई प्रजातियों के लिए अनुकूल हो, से ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है। जो जीव में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, जीव जंतु, इनके कारणों से जो प्रजातियों के लिए अनुकूलन हो, उसे ऑटोजेनिक सक्सेशन, जो उनमें वो आता है क्या कहते हैं बदलाव, उसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये एबायोटिक होता है, आपने आपने देखा होगा एबायोटिक के द्वारा होता है, और ये होता है यानी कि मीन्स बायोटिक के द्वारा, ये कहलाता है ऑटोजेनिक। ये तीसरा है दोस्तों प्रोग्रेसिव सक्सेशन, जिसमें एक सरल और कम विविधता वाला समुदाय समय के साथ एक जटिल और अधिक विविधतापूर्ण स्थिर समुदाय में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस एक सिंपल वर्ड है, पहले कुछ भी नहीं होता है, चट्टान होती है, फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते एक घना जंगल में तब्दील हो जाता है, वहाँ पे विविधता अधिक विविधता भी होगी, जाहिर सी बात है बायोमास ज्यादा होगा, जैसे मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए थे, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सक्सेशन। उसके बाद दोस्तों एक और है माइक्रो सक्सेशन, या इसे दूसरा नाम भी है सेल्यूलर सक्सेशन। किसी इकोसिस्टम का एक छोटे से सूक्ष्म निवास में, एक छोटे हैबिटेट में परिवर्तन को जो दिखाता है, उसे हम माइक्रो सक्सेशन कहते हैं। ठीक है। किसी बड़े इकोसिस्टम में एक छोटे पार्ट के सूक्ष्म निवास में होने वाले जो परिवर्तन है, उसको हम माइक्रो सक्सेशन कहते हैं। पांचवा और आखिरी टाइप का जो सक्सेशन है, उसमें ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, वो इकोसिस्टम जो मुख्य रूप से हरे पौधों यानी जो स्वपोषी, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उनको द्वारा संचालित होता है, इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य का प्रकाश होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और इसमें डिफरेंशिएशन है। पर्यावरण से आवास के आधार पर कुछ हैबिटेट सक्सेशन को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ भी है, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। ठीक है। पहला इसमें हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन, देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसकी हिंदी दोस्तों नहीं होती, बेसिकली इसी वर्ड में ही लिख के आता है, तो आपको इस तरह ही याद करना पड़ेगा। तो हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन में क्या है, पानी और तालाब झील में, ठीक है, यानी कि जल से, हाइड्रो से ही आप समझ रहे होंगे। दूसरा है ज़ेरो शेयर सक्सेशन, यानी कि शुष्क स्थान, रेगिस्तान या चट्टान। ठीक है। फिर है तीसरा हैलो शेयर सक्सेशन, यानी कि खारी मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, ठीक है ना, उसे सैलाइन वाटर में भी कहते हैं, जिसे कहते हैं हैलो शेयर, यानी कि वहाँ पे जो लवड़ी चीज होगी, बहुत खारी चीजें होगी, वहां होगा होगा फिर चौथा है सैमो शेयर सक्सेशन, यानी कि रेत के टीलों पर, रेत के टीलों पर जो सक्सेशन होता है वो होता है सैमो शेयर। फिर पांचवा है ऑक्सीलो शेयर, ठीक है ना, ऑक्सीलो शेयर में क्या होता है, जो अम्लीय मिट्टी में जो सक्सेशन होता है, उसे ये हैबिटेट के टाइप के हैं, जिस हैबिटेट में किस तरीके से सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। जो ऑक्सिलिक है वो अम्लीय मिट्टी में होता है। फिर वो लेथोस्फीयर, लेथोस्फीयर नग्न चट्टानों पे ये डेवलप होता है। और आखिरी है लिम्नोस्फीयर, यानी कि दलदली या उथले पानी पे जो डेवलप होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसे हम कहते हैं दोस्तों लिम्नोस्फीयर। दोस्तों ये भी याद कर लीजिए कि जितने भी टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इनको याद करिएगा, ये दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आया हुआ है दोस्तों, और पीसीएस में भी आया हुआ है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। तो ये इसके कहते हैं हैबिटेट के बेस पे सक्सेशन हो गए। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्या कहते हैं टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या तैयार किया, सारी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने दोस्तों जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम था, उसमें से पहले प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो को तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और आज हमने डिकम्पोजिशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन को आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका 2 बच रहा है, न्यूट्रिएंट और होमोस्टेट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। एक बार सारी चीज रिकॉल कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन के चरण, उसके 5 चरण थे, वो मैंने बताए। उसके बाद हमने पढ़ाया क्या कहते हैं अपघटन प्रभावित करने कारक, फैक्टर्स ऑफ क्या कहते हैं अपघटन। उसके बाद इसमें डिफरेंस बताया हमने। फिर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के लिए इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमने पूरा याद किया, इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिस्कस किया, अनुक्रमण के 4 बताए, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन क्या होता है, पायोनियर, दूसरा सेरल स्टेज, और तीसरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, उनको पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में हमने डिफरेंस को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने हमने सक्सेशन के टाइप से पढ़े, जो 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी सक्सेशन, इसको हमने डिस्कस किया। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने दोस्तों क्या कहते हैं
डिफरेंसेस को डिस्कस किया दोनों के। उसके बाद अनुक्रमण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसकी विशेषताओं को पढ़ा। फिर अनुक्रमण की ये दोस्तों बहुत ऑर्डर को जरूर याद रखिएगा कि किस तरीके से इसमें वर्क करता है, ठीक है। फिर अदर टाइप ऑफ सक्सेशन में एलोजेनिक, ऑटोजेनिक, प्रोग्रेसिव, माइक्रो सक्सेशन और ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और उसके बाद पर्यावरण हैबिटेट के बेस पे हमने जो सक्सेशन को पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट आएगा, दोनों इसको याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर रहा। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके दोस्तों हम नोट्स बनाते चलिएगा और याद करते चलिए चीजें। ये यूपीएससी और क्या कहते हैं आपका पीसीएस के क्या मैंने टर्म्स के अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ। जो आए हुए क्वेश्चन उसको इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। इसको आप पढ़ते रहिए, अगर और आपको लेक्चर अच्छा हो तो लाइक करिए और हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।